नमस्कार साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये मैंने जीएस के जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। तो मैंने अभी तक 9 वीडियो कंप्लीट कर दी है, ये 10वीं वीडियो है। अगर आपने 9 वीडियो नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और इसको मैं डिटेल व्याख्या के साथ करता हूँ। जो भी करंट के क्वेश्चन होते हैं उनको मैं इंक्लूड करके उसमें नवीनतम संस्करण को जोड़ देता हूँ, ताकि आपको कोई विशेष दिक्कत ना पड़े। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण फिर डैश है करवाया गया था, किसके द्वारा? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है दारा शिकोहा। तो सही आंसर है शाहजहां है। तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था ना, तो ये ध्यान रखना। दिल्ली, जब दिल्ली की बात आएगी तो औरंगजेब, आगरा की आ जाएगी तो शाहजहां। ठीक है। और फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने करवाया था, है ना, अकबर ने बनवाया था। दारा शिकोहा ने सर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, डेटा बुक डैश करके है, डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है, तो वो कौन है? ऑप्शन ए है येलो, ऑप्शन बी है व्हाइट, ऑप्शन सी है रेड, ऑप्शन डी है ब्लू। तो सही आंसर इसका क्या कहते हैं, रेड डेटा बुक होता है ना, तो रेड होगा इसका। ठीक बात। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड डाटा बुक सूची में लुप्त हो रहे जीवों तथा पौधों की प्रजाति का उल्लेख किया जाता है। ठीक बात। फिर अगला प्रश्न का चलेंगे, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो ये जो पशु कोशिका लिखा गया इसमें एनिमल सेल होना चाहिए, है ना, थोड़ा ऐसे ही लिख दिया गया ताकि, तो देखो सेल जो एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाई जाती, जबकि प्लांट सेल में सेल वाल पाई जाती है ना। और सेल वाल जो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है ना, ये कठोर प्रकार कठोर परत की होती है, जो केवल पशु यानी प्लांट सेल में जो बैक्टीरिया कवक ये सब होते हैं ना, तो उसमें पाई जाती है ना। तो एनिमल एनिमल का मतलब पशु, या पशु इस तरीके, एनिमल का मतलब एनिमल और प्लांट में बांटा गया है हम लोगों को, तो हम लोग एनिमल में आते हैं ना। एनिमल मतलब होता है जंतु, यहाँ पशु हिंदी वर्जन लिखा गया है, तो पशु तो एनिमल मनुष्य भी काउंट होता है ना, बायोलॉजी में टर्म, इसको ध्यान रखना। तो पशु कोशिका ऐसा कोई सच पशु का ये मत मान लेना पशु कोशिका। एनिमल का मतलब जितने भी जीव हैं, और प्लांट तो दो भागों में बांटा गया। तो प्लांट में जैसे सेलवाल पाई जाती है ना, तो वही सेलवाल जो है उसमें एनिमल में नहीं पाई जाती है। एनिमल कोशिका यानी कि मनुष्य, भुआ, गाय, बकरी, भेड़, ये सब एनिमल सेल में आते हैं। पशु सच इस तरीके नहीं होता। आपने, फिर मैं अगला प्रश्न पे चलूंगा, समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे, निम्न में से कौन सी जाति स्पीशीज में बाह्य निषेचन होता है? ऑप्शन ए है मुर्गी, ऑप्शन बी है बिल्ली, ऑप्शन सी है मेढक, ऑप्शन डी है सांप। तो सही आंसर मेढक में बाह्य निषेचन है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात ये नर मेढक तथा मादा मेढक एक दूसरे के समय साथ पानी की सतह पर तैरते और जो सूत्र द्रव्य होता है अंड कोशिकाओं से युक्त तरल जल में छोड़ देते हैं। इसके परस्पर मिलने से अनेक अंडे कोशिकाएं निषेचित हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको बाह्य निषेचन कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, मानव में आवाज द्वारा उत्पादित होती है। ऑप्शन ए है कंठ, लैरिक्स जिसे बोलते हैं, ऑप्शन बी है श्वास नली, ऑप्शन सी है फेफड़ा, ऑप्शन डी है मुंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ, है ना, इसको लैरिक्स बोलते हैं। तो मनुष्य में आवाज की उत्पत्ति का केंद्र जो है कंठ होता है, लैरिक्स, है ना। इसे वॉइस बॉक्स या प्लोटिस भी कहते हैं। यह लगभग 2 इंच 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका वयस्क मनुष्यों को भोजन नलिका के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। वयस्क मनुष्यों के भोजन नलिका के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। ठीक बात। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए है लेटेराइट, ऑप्शन बी है जलोढ़, ऑप्शन डी है काली, ऑप्शन डी है लाल मिट्टी। तो सही आंसर है काली मिट्टी, है ना। तो भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ये भी ध्यान रखना। दक्कन के पठार के जो शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी गई है। ठीक है, इसे स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये सूखने पर जो है भुरभुरी हो जाती है, दरारें ले लेती है ना। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर
भारत में स्थानिक प्रजाति को वानर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है एक सिंगी गैंडा, ऑप्शन बी है बंगाल टाइगर, ऑप्शन डी है मिथुन, ऑप्शन सी है मिथुन, ऑप्शन डी है गाय। तो सही आंसर हो जाएगा गाय। गाय मतलब एक सिंगी गैंडा असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का स्थानिक जानवर है। बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल के सुंदरवन का स्थानीय जानवर है और मिथुन अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय जानवर है, जबकि उपरोक्त में से गाय कहीं का स्थानीय जानवर नहीं है। ठीक है, यही बात। ठीक है, फिर डैश करके है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है ओडिशा, है ना। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, यही मतलब यही विश्व में एल्यूमिनियम का स्रोत था। ठीक बात, स्रोत है। इसका सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा से होता है। ठीक है, कालाहांडी तथा संबलपुर क्षेत्र अग्रणी हैं। उसके बाद में क्या है, बॉक्साइट में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः मतलब झारखंड और गुजरात हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला है ना। उच्चतम कोटि का है या उच्चतम गुणवत्ता का है। तो आपने ऑप्शन ए है लिग्नाइट, ऑप्शन बी है पीट, ऑप्शन सी है बिटुमिनस, ऑप्शन डी है एंथ्रासाइट। तो सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट, है ना। तो कोयला मुख्यतः हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संसरित शिला है। इसका प्रयोग मुख्यतः ऊष्मा और प्रकाश की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में किया जाता है। मतलब अशुद्धता के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है ना। कोयला हमेशा कार्बन की मात्रा के आधार पर ही बांटा है, मतलब उसकी गुणवत्ता देखी जाती है। तो जो पीट कोयला होता है जो सबसे घटिया कोयला होता है ना, सबसे खराब किस्म का, इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम ही होती है। और जो लिग्नाइट होता है इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% होती है। विटुमिनस की मात्रा जो है 55 से 80% तक होती है, जबकि एंथ्रासाइड कोयला में कार्बन की मात्रा 95 या 90 से 95 तक होती है ना। तो सबसे अच्छा कोयला यही माना गया है। ठीक बात, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला है निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर मतलब बनता है। ऑप्शन ए है मशक, ऑप्शन बी है चिमटा, ऑप्शन सी है चिक्का, ऑप्शन डी है खड़ताल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका चिक्का, है ना। तो चिक्का पंजाब का प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसे सपैया या सुप्पा भी कहते हैं। इसे भांगड़ा और मालवी जिद्दा के समय बजाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, ऑप्शन बी है चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन सी है बालकृष्ण दोषी, ऑप्शन डी है पीलू मोदी। तो सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी, है ना। इंपॉर्टेंट यहाँ से है, देखो हाल ही में जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को प्रसिद्ध 2024 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है ना। ध्यान रखना, जिसे अक्सर आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाने वाला यह प्राइज इसे सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। बाकी ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला है कि मतलब है अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए है नमामि गंगे, ऑप्शन बी है गंगा हरितिमा, ऑप्शन सी है क्लीन गंगा, ऑप्शन डी है सेवा गंगा। तो सही आंसर हो जाएगा गंगा हरितिमा, है ना। तो ये पुरानी मतलब डेटा है, मैं तो पढ़ ही दे रहा हूँ कि 2018 को 7 अप्रैल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गंगा हरितिमा अभियान का शुभारंभ किया गया था। योजना जो है 27 जिलों में शुरू की गई। जो गंगा नदी के तट पर स्थित इस योजना का उद्घाटन इलाहाबाद के संगम तट पर किया गया था। इसका उद्देश्य हरित क्षेत्र को मृदा अपरदन को रोकने के साथ साथ सरकार द्वारा आम लोगों को एक व्यक्ति एक वृक्ष के नारे के तहत अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस वैश्विक नेता ने अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए है आंग सान सूकी, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है किम जोंग उन, ऑप्शन बी है महिंदा राजपक्षे, ऑप्शन सी है बशर अल असद। तो सही आंसर हो जाएगा आंग सान सूकी, है ना। तो म्यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों के मानवाधिकारों के हनन के मामले को लेकर वर्ष 2012 में अमेरिकी
होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार म्यांमार की नेता आंग सान सूकी से वापस ले लिया गया था। ठीक बात। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारत उत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? ऑप्शन ए है पूनम यादव, ऑप्शन बी है जीतू राय, ऑप्शन सी है मानिका बात्रा, ऑप्शन डी है क्या है कि विकास ठाकुर। तो सही आंसर हो जाएगा पूनम यादव। उत्तर प्रदेश वाराणसी की पूनम यादव गोल्ड कोस्ट में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत तोमलन में स्वर्ण पदक जीता था, है ना। और ये क्या कहते हैं मनिका बात्रा टेबल टेनिस से हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मतलब किस दिन को? 8 मार्च, 7 अप्रैल, 21 जून और 4 जुलाई। तो सही आंसर होगा 7 अप्रैल, आप लोग जानते हो। तो इसकी थीम क्या थी कि अब की बार में तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम है ना। स्वास्थ्य दिवस जो है थीम मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, एक मौलिक मानव अधिकार को जोड़ देती है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचाना इस वर्ष ध्यान इस बात पर केंद्रित किया गया है कि इसी अवसर पर ध्यान रखिए कि किसी को हर जगह स्वस्थ जीवन जीने का अवसर मिले, ऐसी बात कही गई है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत नौसैनिक पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए फिर डैश है के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन है HDFC बैंक, ऑप्शन बी है ICICI बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन डी है एक्सिम बैंक। तो सही आंसर हो जाएगा एक्सिम बैंक, है ना। तो 13 अप्रैल 2018 को भारतीय सेना और एक्सिम बैंक के मध्य समझौता हुआ था ना, उस पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य जो है सेना कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज प्रदान करना है। ज्ञातव्य है कि दोनों के बीच पहले समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर वर्ष 2011 में संपन्न हुआ था। ठीक बात। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए कहा कि यह घोषणा किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकाल दिया जाएगा? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है फिलीपींस, ऑप्शन डी है वियतनाम। तो सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। मादक पदार्थों के विरुद्ध युद्ध में फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटर्टे को मानवाधिकारों का दोषी पाए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में जांच चल रही है। इस जांच का प्रतिवाद करते हुए फिलीपींस ने इस न्यायालय से निकाल दिए जाने की घोषणा की थी, है ना। फिर अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन में एक है वैष्णो जनते तेनो कहिए, है ना। तो के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है मीराबाई, ऑप्शन सी है नरसिंह मेहता, ऑप्शन डी है ज्ञानेश्वर। तो सही आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता, है। तो महात्मा गांधी के प्रिय भजन में से जो एक है वैष्णो जनतो तेने कहिए जे पीर पराई जानी, ऐसा कुछ है। तो इसके रचयिता जो है गुजरात के संत नरसिंह मेहता है ना। फिर 19वां है कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, जो अस्थि सुस्थिरता से प्रभावित होता है? ऑप्शन ये है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है हड्डियां, ऑप्शन डी है पैर। तो सही आंसर है हड्डियां, है ना। तो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों से संबंधित है बीमारी है। इसमें अस्थियों में संघनन, है ना, हड्डी में कमी हो जाती है, हड्डियां टूट के बहुत वो हो जाती, कमजोर हो जाती हैं, है ना। इस रोग के कारण जो है हड्डियां बिल्कुल कमजोर होती हैं और क्या कहते हैं शीघ्र ही धीरे धीरे करके वो शीघ्रता से चटक जाती हैं, है ना। प्रायः वयस्क व्यक्तियों और विशेषकर स्त्रियों में प्रभावित होता है ना। यह रोग का कारण मुख्य रूप से जो शरीर में कैल्शियम की कमी होना होता है ना। ठीक है। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी है चाणक्य, ऑप्शन डी है अजातशत्रु। तो सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा अभी बताता हूँ इसमें क्या ऑप्शन था। इसमें देखिए जो हर्यक वंश के शासक बिंदुसार के पुत्र उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो बिंबिसार और उदयन, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के पुत्र उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र की थी और इसमें बिंबिसार ऑप्शन दिया है ना। तो इसीलिए उदयन होता तो हो जाता, इसलिए ऑप्शन गलत ही दिया था, है ना, आयोग ने ही, भर्ती बोर्ड ने ही।
और अगला प्रश्न है योग क्षेमम वाहम्यहम किसका आदर्श वाक्य है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है LIC ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री कार्यालय। तो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ये नहीं है, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग हुआ, तो इसका होगा LIC का, है ना, LIC का ये है आदर्श वाक्य, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। LIC भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना जो है 1956 में की गई थी। तो योग क्षेमहम वाहम्याहम इसका आदर्श वाक्य है, जिसका तात्पर्य है कि आपका कल्याण हमारा दायित्व है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य यानी खाड़ी अलग करता है? ऑप्शन ए है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी है अकाबा की खाड़ी, ऑप्शन सी है मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन डी है पाक जल डमरू मध्य। तो सही आंसर हो जाएगा इसका पाक जल डमरू मध्य। तो पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संधि है। मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर इस जल संधि को पाक जल डमरू मध्य कहा गया था, ठीक है। अगले प्रश्न में चलेंगे कि 1666 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने न्यूजीलैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के रूप में उपहार में दिया था? तो ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है पुदुचेरी, ऑप्शन सी है क्या है कि कोलकाता, ऑप्शन डी है गोवा। तो सही आंसर हो जाएगा मुंबई, है ना। तो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स प्रथम को मुंबई उपहार में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। वाह भाई, दहेज में पाने के बाद में उसको लीज पे दे दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। फिर अगला प्रश्न है भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन बी है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय था, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है नजरुल गीति, ऑप्शन बी है गीतांजलि, ऑप्शन सी है राजतरंगड़ी, ऑप्शन डी है मधुशाला। तो सही आंसर हो जाएगा मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन की काव्य संग्रह मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई। भाग्य प्रबल मानव प्रबल की सीख देने वाली इनकी यह रचना काफी प्रसिद्ध हुई। फिर है निम्न में से किस रचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अभिभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? ऑप्शन ए है गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है इंडिया गेट, मतलब ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी है बुलंद दरवाजा, ऑप्शन डी है लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। तो सही आंसर हो जाएगा इंडिया गेट, ठीक है। नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित इंडिया गेट को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था। इसे मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियन ने किया था, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है ना। तो ऑप्शन ए है मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी है बाईचुंग भूटिया, ऑप्शन सी है पेले, ऑप्शन डी है डेविड बेकहम। तो सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, है ना, यहाँ से पढ़ो तो गोल उनकी कथा ही है, आत्मकथा। ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वप्रथम खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। उनका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वह 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय
हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। ठीक है, और प्रश्न संख्या 29 है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए है सेर्गे ब्रिन, ऑप्शन बी है बिल गेट्स, ऑप्शन सी है स्वेट जॉब, ऑप्शन डी है टिम बर्नर्स ली। तो सही आंसर हो जाएगा इसका टिम बर्नर्स ली, है ना, यही आंसर है। तो सर टिम बर्नर्स ली ने 1989 ईस्वी में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। सर टिम बर्नर्स ली क्या है कि 1989 ईस्वी में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार करके मतलब किया था। और मैं बता देता हूँ कि जैसे डब्ल्यू 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 फिर डब्ल्यू, तो ये चौथे का फुल नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना, है ना। तो फिर अगला प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम महाव्रत में स्थित था, मतलब है जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है मतलब किस जगह पे स्थित है? ऑप्शन ए है बिठूर, ऑप्शन बी है सीतापुर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा बिठूर, है ना। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो कि वर्तमान में बिठूर में स्थित है। 30वां क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न पर चलेंगे कि अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन ए है जगनिक, ऑप्शन बी है चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी है मतीराम, ऑप्शन डी है घनानंद। सही आंसर इसका चंद्रवरदाई, है ना। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो ने पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के वीरता के कार्यों का उल्लेख किया है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि क्या है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के मतलब कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है झांसी, ऑप्शन डी है उन्नाव। तो सही आंसर हो जाएगा झांसी। तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी के चिर गांव के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 1886 ईस्वी में हुआ था, है ना। कवि की स्वर्ण जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक बात। फिर अगला प्रश्न है मथुरा कला विद्यालय फिर डैश है के काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है मुगल, ऑप्शन डी है सल्तनत। तो सही आंसर हो जाएगा कुषाण काल में, है ना। तो जो मथुरा मथुरा कला विद्यालय कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, है ना। फिर 34वां क्वेश्चन है कि गुप्त काल का टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर मतलब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है चित्रकूट, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है वाराणसी। सही आंसर कानपुर, है ना। तो गुप्त काल का टेराकोटा पकी मिट्टी की बनी ईंटों से बना भीतर गांव जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है ना, भीतर गांव का मंदिर। ठीक है, फिर अगला है वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए है रानी अहिल्याबाई, ऑप्शन बी है हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है रानोजी सिंधिया, ऑप्शन डी है मोरोपंत पिंगल। तो सही आंसर है रानी अहिल्याबाई। वाराणसी के वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अहिल्याबाई। उसके बाद में क्या है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद में सृजन किया गया। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1970। सही आंसर हो जाए 1975, है ना। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत स्थापित किया गया। पहले लोकायुक्त की नियुक्ति 1977 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? तो है ना, तो यही है संजय मिश्रा ही है। मैं एक बार कंफर्म कर रहा था, तो सही है। अगला प्रश्न है फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था? अकबर बादशाह ने करवाया था, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब, है ना। तो फर्रुखाबाद में मुगल घाट द्रौपदी कुंड के समीप है। यहाँ कुल 4 घाट हैं, इनका निर्माण औरंगजेब ने ही करवाया था। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित फिर है कि निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है ना, समय किया जाता है? ऑप्शन ए कर्मा, ऑप्शन बी है छोलिया, ऑप्शन सी है चारकुला, ऑप्शन डी है शायरा। तो सही आंसर हो जाएगा शायरा, है ना। तो शायरा जो है नृत्य बुंदेलखंड के क्षेत्र के हमीरपुर, झांसी तथा ललितपुर जिलों में लोकप्रिय नृत्य है। यह वर्षा ऋतु के कृषक समुदाय के युवा लड़के एवं लड़कियां द्वारा हाथ में डंडा लेकर
किया जाता है। इस नृत्य में फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा और आशीर्वाद लिया जाता है। कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों के कोल जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, और अगली वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर।